Page number page number 41. Page number 41, The Voice of the Rain. Lesson 4 हमारा complete हो गया था. And today we'll do this poem. The Voice of the Rain. It is written by Walt Whitman. This is a simple poem and there is a communication between the poet and the rain. तो यहाँ पर पोएट ने रेन को पर्सनिफाई किया है, यानी कि एज अ पर्सन रेन को माना है और पोएट उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है. So there are two voices in the poem. One is of the poet and second one is of the rain. And who art thou, said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer as here translated. पोएट ने सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जो ड्रिजलिंग हो रही है, हल्की हल्की बरसात हो रही है, उससे पोएट पूछता है हु आर दाउ, दैट मीन्स हु आर यू. द पोएट इज आस्किंग द रेन हु आर यू, विच स्ट्रेंज टू टेल. स्ट्रेंज टू टेल इसलिए लिया गया है क्योंकि रेन इज अ नॉन लिविंग थिंग एंड इट कांट स्पीक लाइक ह्यूमन बीइंग. But here the poet is personifying the rain, तो रेन भी उसका आंसर दे रहा है. और रेन ने क्या आंसर दिया? I am the poem of earth, said the voice of the rain. The rain said that it is the poem of the earth. Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea. Eternal means हमेशा के लिए, which never ends. I rise यानी कि मैं ऊपर उठता हूँ. Impalpable means something that cannot be touched. So the water, that means the rain, which is also a form of water. तो water जो है वो out of the land, यानी जितना भी land area है जहाँ पर rivers हैं, ponds हैं या जिस भी फॉर्म में water है, and the bottomless sea. bottomless sea लिया गया है समुद्र की विशालता को बताने के लिए, यानी कितना बड़ा, कितना वास्ट है कि उसका बॉटम भी हम पता नहीं लगा सकते. वेयर इज द बॉटम ऑफ द सी. तो वहां से ये वाटर राइजेस अपवर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर के रूप में. और वाटर वेपर को हम टच नहीं कर सकते, हम देख भी नहीं सकते हैं. तो Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea. यानी कि कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहता है कि मैं वाटर वेपर के रूप में इस जमीन से और इस बॉटमलेस सी से ऊपर उठता हूँ. Upward to heaven, whence we will formed, altogether changed and yet the same. और where does the water rise? Upwards towards the sky, towards the heaven. वहां जाकर के ये वेंस मीन्स जहां पर ये छोटी छोटी टाइनी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये मिलकर के कंडेंस होकर के बनाती हैं क्लाउड, यानी कि बादल के रूप में ये बदल जाती हैं. तो फॉर्म इसकी चेंज हो जाती है, यानी कि वाटर वेपर चेंजेस इनटू क्लाउड. फॉर्म बदल जाती है लेकिन फिर भी बाकी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि वही जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो जब मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो बड़ी बड़ी बूंदें बन जाती हैं. एंड अगेन इट कम्स बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन. आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटॉमीज द स्लेयर्स ऑफ द ग्लोब. और फिर जब ये बूंदें बड़ी हो जाती हैं तो वापस से इसी लैंड पर, इसी अर्थ पर आ जाती हैं. और व्हाट आई डिसेंड मीन्स वापस नीचे आना. Lave means to wash away, to bath.
धोना या नहलाना। तो अगेन इट कम्स बैक टू द अर्थ, और जहां भी ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, यानी कि जहां सूखा है, उस सूखे को पानी से वापस से नम कर देता है। एटॉमीज यानी कि जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, सब कुछ डस्ट वगैरह जितनी भी है उसको धो देता है, यानी कि इस पूरी अर्थ को नहला देता है in the form of rain. And all that in them without me were seeds only latent unborn. And again the rain is saying कि अगर मैं नहीं होता तो मेरे बिना जितने भी बीज इस धरती पर बोए जाएंगे वो बीज ही रह जाएंगे, वो कभी भी लेटेंट मीन्स हिडन, छुपे हुए रह जाएंगे, अनबॉर्न रह जाएंगे, क्योंकि वो जो सीड्स हैं वो कभी भी सैपलिंग्स में या प्लांट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, उनसे किसी पौधे का जन्म नहीं होगा। सो एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और इस तरह से दिन रात हमेशा मैं वापस अपने ओरिजिन, यानी जहां से वो उसका जन्म हुआ है, जहां से वो उठा है, वाटर वेपर arises from the earth, from the sea, and goes upward to the sky, where it changes into clouds and comes back to the earth in the form of rain. तो बिना पानी के जीवन पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसलिए वापस वो इस पृथ्वी को जीवन देने के लिए, अपने ओरिजिन को जीवन देने के लिए इट कम्स बैक, एंड कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहता है by completing the water cycle and make pure and beautify it. और सब कुछ पानी से धुल करके साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और जो सुंदरता है अर्थ की वो और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एवरीथिंग लुक्स क्लीन एंड ग्रीन, हरियाली फैल जाती है चारों तरफ, which looks very beautiful during the rainy season. Then for song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, जैसे कि अगेन द पोएट इज कंपेयरिंग द रेन विद द म्यूजिक और विद द सॉन्ग। रेन को पोएट कंपेयर कर रहा है म्यूजिक या सॉन्ग के साथ, जैसे कि किसी संगीतकार से कोई संगीतकार जब किसी संगीत को या म्यूजिशियन जो है वो किसी म्यूजिक को बनाता है, कंपोज करता है, या जो सिंगर है वो कोई सॉन्ग अपना गाता है, तो वो वहां से निकल करके लोगों तक पहुंचता है, घूम फिर करके वो वापस उसी सिंगर या उसी म्यूजिक कंपोजर या उसी म्यूजिशियन तक आ जाता है। रैग्ड और अनरैग्ड का मतलब है चाहे उसको कोई नोटिस करे या नहीं करे, उसकी कोई केयर करे या नहीं करे, ड्यूली विद लव रिटर्न। तो जैसे कि सॉन्ग ओरिजिनेट होता है किसी सिंगर से, म्यूजिक ओरिजिनेट होता है किसी म्यूजिशियन से, वो लोगों तक पहुंचता है, बट स्टिल इट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर सिंगर और द म्यूजिशियन, तो वो घूम फिर करके वापस तक आ जाता है। So in the same way, the rain originates from its origin, that means from the earth. It rises upwards, it changes its form, and then again comes back to the earth to give life to its origin. So this was the poem. Have you understood? या कोई स्टैंजा आप चाहते हैं कि मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं? कोई लाइन, कोई स्टैंजा जो समझ में नहीं आई है, you can ask me. Okay, Purva, I'm explaining it again, but just listen carefully now.
वाटर साइकिल आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। तो वाटर साइकिल में क्या होता है, जितना भी पानी है इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, गर्मी से वो भाप बन करके यानी कि वाटर वेपर बन करके ऊपर उठता है, और जब वो आकाश तक पहुंच जाता है तब वहां वो बूंदे जो है, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, वो कंडेंस होकर के, कंडेंसेशन वहां होता है। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है वाटर साइकिल के, जो चलते रहते हैं। ऊपर जाकर के वो टाइनी ड्रॉपलेट कंडेंस होकर के बनाती हैं क्लाउड्स, यानी कि बादल। और ये बादल जब बन जाते हैं तो ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। जब ये बूंदें भारी हो जाती हैं, यानी कि बड़ी हो जाती हैं, ये टाइनी ड्रॉपलेट्स बड़ी ड्रॉप्स में बदल जाती हैं, बिगर ड्रॉप्स, तो फिर वो ऊपर नहीं रुक पाती हैं एंड दे कम्स बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। इज इट क्लियर? तो ये वाटर साइकिल कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। एंड दिस वाटर, जो मेन सोर्स है वाटर का, वो है रेन वाटर। तो रेन वाटर यानी कि वाटर इज एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑन अर्थ। विदाउट वाटर लाइफ इज टोटली इम्पॉसिबल। चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, एवरी क्रीचर, एवरी ह्यूमन बींग, एवरीथिंग रिक्वायर्स वाटर। तो ये जो पोएम है इसमें वाटर की इम्पोर्टेंस को बताया गया है। इसमें जो पोएट है वो कम्युनिकेट कर रहा है, यानी बात कर रहा है रेन से। पोएट ने फर्स्ट लाइन में पूछा रेन से, हु आर दाउ, दैट मीन्स हु आर यू, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। यानी पोएट ने रेन से पूछा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर। और रेन क्योंकि एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन फिर भी उसने, पोएट का जो इमेजिनेशन है, पोएट उसको पर्सनिफाई कर रहा है, यानी एक पर्सन के रूप में रेन को मान रहा है कि रेन भी पोएट की तरह ही एक पर्सन है जो उसको जवाब दे रहा है। तो गिव मी एन आंसर, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। और क्या आंसर दिया, ये आगे ये पूरी जो स्टैंजाज हैं इनमें बताया गया है। इट सेड दैट आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। रेन ने कहा कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ, यानी उसका संगीत हूँ। एटर्नल आई राइज impalpable out of the land and the bottomless sea. Eternal means शाश्वत, हमेशा, continuous, जो कभी खत्म नहीं होता। Eternal I rise, हमेशा मैं ऊपर उठता रहता हूँ। impalpable यानी कि उस फॉर्म में जहां मुझे कोई टच नहीं कर सकता। रेन वाटर को हम टच कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, बट जो वाटर वेपर है वो ना हमें दिखाई देता है, ना हम उससे छू सकते हैं। तो वाटर वेपर के रूप में कंटिन्यूअसली ये जो वाटर है, ये जो रेन है, वो ऊपर उठता है आउट ऑफ द लैंड, यानी कि जितना भी लैंड एरिया है वहां से, एंड फ्रॉम द बॉटमलेस सी, और जितना भी समुद्र या ओशन में जो पानी है, तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस के द्वारा कंटिन्यूअसली वहां इवेपोरेशन होता रहता है, और उस इवेपोरेशन से जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर के ऊपर की तरफ उठता है। एंड वेयर डज इट गो? अपवर्ड टू हेवन। अपवर्ड टू हेवन यानी स्वर्ग तक, यानी आकाश तक। वेंस, जहां की वेगली फॉर्म, क्लाउड्स की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, तो वो जो टाइनी वाटर ड्रॉप, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, छोटी छोटी पानी की बूंदे, वो वाटर वेपर में जो होती हैं, मौजूद होती हैं, तो वो वाटर वेपर के साथ ऊपर जाती हैं, और मिल करके ये वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होकर के बदलता है क्लाउड्स में।
तो यहाँ इनकी जो फॉर्म है, इनकी जो वाटर का जो रूप है वो बदल जाता है, यानी कि वो क्लाउड्स बन जाते हैं। ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। तो दिखने में उनकी फॉर्म चेंज हो गई है, यानी कि जो वाटर वेपर है वो बादल के रूप में हमको नजर आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि उसकी जो शेप है वो बदल गई है, लेकिन येट सेम अंदर अंदर उसमें वही वाटर मौजूद है। और जब ये टाइनी ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से जुड़ती हैं तो बड़ी बड़ी बूंदें बन जाती हैं जो कि हैवी हो जाती हैं। तो फिर ये ऊपर नहीं रुक पाती हैं एंड दे कम्स बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। वापस ये पृथ्वी पर आ जाती हैं बारिश के रूप में, बरसात के रूप में। यानी कि जो वाटर यहाँ से इवेपोरेट होकर के वाटर वेपर के रूप में ऊपर उठा था वो वहां जाकर के क्लाउड्स में बदल गया, और ये क्लाउड्स से फिर वापस रेन के रूप में वापस इस अर्थ पर आ गया। और जब बारिश होती है तो सब कुछ धुल जाता है, साफ हो जाता है। तो आई डिसेंड यानी वापस नीचे आना, टू लेव, लेव मीन्स वॉश अवे, धो देना। तो ड्रॉट्स खत्म हो जाते हैं, सूखा खत्म हो जाता है, जितने भी टाइनी पार्टिकल्स हैं वो सब उसके साथ साफ हो जाते हैं। डस्ट लेयर्स, जितनी डस्ट है वो धुल करके निकल जाती है, और सब कुछ ग्लोब यानी कि ये जो पूरी अर्थ है, तो यहाँ पर वो इन सबको धो देता है, साफ कर देता है। एवरीथिंग लुक्स clean and fresh during the after the rain, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. और अगर मैं नहीं होता, यानी कि रेन, रेन मीन्स वाटर, अगर मैं नहीं होता तो जितने भी बीज हैं वो छुपे हुए रह जाते, यानी कि वो सीड्स ही रह जाते, उनसे कोई सैपलिंग नहीं निकलता, कोई पौधा नहीं निकलता, कोई अंकुरित नहीं होते वो बीज, और उनसे जो पौधे बनते हैं, जो पेड़ बनते हैं, प्लांट्स बनते हैं, वो नहीं बनते, यानी कि वो अनबॉर्न ही रह जाते। वो जो प्लांट्स हैं, सैपलिंग्स हैं, वो पैदा ही नहीं होते, और जो बीज हैं वो छुपे हुए रह जाते। इज दैट क्लियर? विदाउट वाटर एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और इस तरह से जो ये वाटर साइकिल का प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है दिन रात। और रेन इज सेइंग कि मैं दिन रात यही काम करता रहता हूँ, यानी कि आई राइज अपवर्ड्स, आई चेंज माई फॉर्म एंड देन आई कम बैक टू माई ओन ओरिजिन, यानी कि मेरी जो असली जगह है जहां से मैं पैदा हुआ हूँ। तो वाटर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अर्थ, यहीं से वो पानी भाप बन करके ऊपर गया। तो कहाँ उसका ओरिजिन हुआ? इसी अर्थ पर। और वापस कहाँ आ रहा है वो? जहां से वो उठा था, समुद्र से या अर्थ से या लैंड एरिया से, रिवर से। तो जहां से वो उठा था वापस वो वहीं पर आ गया इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और इन सबको वो यहाँ आकर के शुद्ध कर देता है, यानी साफ कर देता है, धो देता है, सारी गंदगी को वो हटा देता है एंड ब्यूटीफाई इट, इसकी ब्यूटी को और ऐड कर देता है। क्योंकि जब भी बारिश होती है तो हरियाली चारों तरफ फैल जाती है, सब कुछ ग्रीन, साफ और धुला हुआ लगता है। और स्पेशली जो झरने वगैरह होते हैं, तो एवरीथिंग इन नेचर लुक्स ब्यूटीफुल ड्यूरिंग द रेनी सीजन और जस्ट आफ्टर द रेन। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद जो पोएट है उसने इस रेन को, इसीलिए इसको इन्वर्टेड इसको ब्रैकेट्स में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर रेन को पोएट, रेन ने स्टार्टिंग में कहा था आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। तो यहाँ इन दो लाइनों में पोएट इसको सॉन्ग से कंपेयर कर रहा है।
सॉन्ग यानी कि कोई गीत जैसे किसी गीतकार के मन से निकलता है, वो उसको बनाता है, गीत लिखता है, उसको गाता है, तो उसकी बर्थ प्लेस हुई वो सिंगर या वो जिसने कि उस गीत को लिखा है, लिरिसिस्ट। और वहां से वो निकलकर लोगों तक पहुंचता है, लोगों को, कुछ लोग उससे खुश होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, किसी को वो गीत पसंद आता है, किसी को नहीं आता है, बट फाइनली वो गीत वापस उस संगीतकार, उस गीतकार तक ही आता है, क्योंकि वो उसका अपना कंपोज किया हुआ, अपना लिखा हुआ, अपना गाया हुआ गाना है। तो जिस तरह से सॉन्ग सिंगर से निकल करके वापस सिंगर तक पहुंच जाता है, रैग्ड और अनरैग्ड, रैग्ड और अनरैग्ड का मतलब है चाहे उसको कोई देखे या नहीं देखे, कोई उसको पसंद करे या नहीं करे, केयर करे या ना करे, केयर्ड और अनकेयर्ड, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, बट द सिंगर विल ऑलवेज लव हिज सॉन्ग। जिसने भी वो गीत लिखा है वो उसी का गाना रहेगा और उसको हमेशा वो पसंद आएगा। सो इन द सेम वे द रेन अराइजेस फ्रॉम द अर्थ, ये वाटर वेपर के रूप में यहीं से उठता है, यहीं से ओरिजिनेट होता है इस अर्थ से, और ऊपर जाकर के क्लाउड्स में बदल जाता है, जहां लगता है कि इसकी फॉर्म पूरी तरह से बदल गई है। देन इट कम्स बैक टू द अर्थ, यानी कि अपने ही ओरिजिन में, जहां से वो पैदा हुआ था, जहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, वही वापस लौट करके आ जाता है। दस द वाटर साइकिल इज कंप्लीटेड। इस तरह से ये वाटर साइकिल कंप्लीट होता है और कंटिन्यूअसली डे एंड नाइट ये प्रोसेस चलता रहता है। नाउ इज इट क्लियर टू यू? आप समझ में आ गया? अपूर्वा, इज इट क्लियर नाउ? Okay then, the word meanings and question answers. Impalpable, something that cannot be touched, जिसको हम छू नहीं सकते. Lave means wash, धो देना या बात यानी वेद यानी नहलाना. Atomies, छोटे छोटे पार्टिकल्स. Latent, टाइनी पार्टिकल्स जो कि हमें दिखाई भी नहीं देते, वो भी रेन के द्वारा वॉश आउट हो जाते हैं. लेटेंट मीन्स हिडन, छुपा हुआ. एंड देन द क्वेश्चन आंसर्स, थिंक इट आउट. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, हु डू दे बिलोंग टू, which lines indicate this? So there are two voices in the poem, one voice is of the poet, ये पता चलता है इस लाइन से. एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, ये वॉइस है हु आर्ट दाउ, ये वॉइस है पोएट की. सेकेंड वॉइस इज ऑफ रेन, और इस लाइन से पता चलता है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन, दैट मीन्स दिस इज द वॉइस ऑफ रेन. Is it clear? Question number 2. What does the phrase strange to tell mean? तो strange to tell का मतलब है जो रेन है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो वैसे तो वो कोई आंसर नहीं दे सकता, बट यहाँ पर पोएट ने अपनी इमेजिनेशन से में उसको, अपनी कल्पना में उसको एक पर्सन के रूप में मान लिया है. दैट मीन्स द पोएट हैज पर्सनिफाइड द रेन, और रेन एक पर्सन की तरह उसके सवाल का जवाब दे रहा है. द रेन इज आंसरिंग हिज क्वेश्चन and saying that it is the poem of earth. Yeah, I am the poem of earth. Number 3,
There is a parallel drawn between rain and music. Which words indicate this? Explain the similarity between the two. तो यहाँ पर poet has compared the rain and music, उन दोनों को सिमिलर बताया है पोएट ने. ये पता चलता है इन लाइनों से. For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, ragged or unragged, duly with love returns. इन लाइनों में पोएट ने रेन और म्यूजिक को सिमिलर बताया है. एंड कैसे ये दोनों सेम है? बिकॉज जिस तरह से जो म्यूजिक है वो म्यूजिशियन से ओरिजिनेट होता है और लोगों तक पहुंच करके वापस म्यूजिशियन तक पहुंच जाता है, बिकॉज इट विल ऑलवेज रिमेन हिज म्यूजिक एंड ही विल ऑलवेज लव इट. तो रैग्ड और अनरैग्ड यानी बीच में जो कुछ भी होता है उससे उसको मतलब नहीं है, वो उसका गाना है जो वहां से ओरिजिनेट होकर के वापस वहीं पहुंच जाता है. इन द सेम वे द रेन जहां से ओरिजिनेट होता है यानी कि अर्थ से ओरिजिनेट होकर के वापस अर्थ पर आ जाता है. बीच में जो कुछ भी होता है उससे उसको कोई मतलब नहीं है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिन एंड कम्स बैक टू इट्स ओरिजिन. तो in this way the song, the rain and music are similar. How is the cyclic movement of rain brought out in the poem? Compare it with what you have learnt in science. तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ड्यू टू द एक्सेस हीट ऑफ द सन, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ये जो पानी है लैंड पर और सीज में, वहां से वो इवेपोरेट होता है. वाटर वेपर के रूप में वो ऊपर उठता है. गर्म हवा क्योंकि ऊपर उठती है तो वाटर वेपर, हवा के साथ वाटर वेपर मिलकर के ऊपर जाता है. वहां कंडेंस होकर के वो क्लाउड्स में बदल जाता है और ये क्लाउड्स में जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जब ये जुड़ जाती हैं, बूंदें भारी हो जाती हैं, तो वापस रेन के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि रेन के फॉर्म में अगेन इट कम्स बैक टू द अर्थ. सो दिस इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन. और पोएम में भी यही बताया गया है दैट एटर्नल आई राइज अपवर्ड टू हेवन, vaguely formed, altogether changed, and yet the same I descend to live the droughts, atomies, the layers of the globe. यानी 3 लाइनों में बताया गया है जो पूरा वाटर साइकिल है. एटर्नल आई राइज मतलब मैं कंटिन्यूअसली ऊपर उठता रहता हूँ फ्रॉम द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. अपवर्ड यानी आकाश की तरफ, हेवन की तरफ मैं जाता हूँ, वहां पर मैं फॉर्म चेंज हो जाती है यानी कि क्लाउड बन जाते हैं. तो फॉर्म बदल जाती है वाटर वेपर की, वाटर की फॉर्म बदल जाती है, वाटर चेंजेस टू क्लाउड. और फिर वहां से वो वापस आई डिसेंड टू लिव यानी कि वापस से रेन के रूप में फिर से इस अर्थ पर आ जाता है. सो दिस इज द वाटर साइकिल. Why are the last 2 lines put within brackets? The last 2 lines are put within the brackets because यहाँ पर जो पोएट है वो रेन को सॉन्ग से या म्यूजिक से कंपेयर कर रहा है और पोएट वांट्स टू से जैसे जो सॉन्ग है वो ओरिजिनेट होता है अपने सिंगर, अपने म्यूजिशियन के द्वारा और वापस घूम करके उसी तक आ जाता है. इन द सेम वे rain originates from the earth, water originates from the earth and comes back to the same origin. तो ये सिमिलैरिटी दिखाने के लिए इन लाइनों को ब्रैकेट्स में रखा गया है. लिस्ट द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स फाउंड इन द पोएम. तो पोएम में ऑपोजिट्स हैं डे एंड नाइट, राइज एंड डिसेंड, ऊपर उठना और नीचे आना. देन डे एंड नाइट है. उसके अलावा है आपका रैग्ड और अनरैग्ड, रैग्ड एंड अनरैग्ड. So there are 3 pairs of opposites, 3 opposites in the poem: day and night, rise and descend, ragged or
unread. In the notebook, you have to do these 6 questions. और जो सेकंड पार्ट है वो आपको नोटबुक में नहीं करना है, बट वी विल डिस्कस इट हियर. नोटिस द फॉलोइंग सेंटेंस पैटर्न्स. तो इन सेंटेंस के पैटर्न्स को आप देखिए और इनका क्या मतलब है वो हम यहाँ समझेंगे. एंड हु आर दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. तो यहाँ पर इस सेंटेंस में पोएट जो है वो रेन से क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है कि हु आर यू, तुम कौन हो. देन सेकंड वन इज आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन. तो यहाँ पर रेन ने उसके सवाल का जवाब दिया दैट इट इज द पोएम ऑफ अर्थ. एटर्नल आई राइज. एटर्नल मीन्स ऑलवेज, forever, which never ends. So continuously I rise, यानी कि the rain is saying that continuously I am rising towards the sky, towards the heaven. Number 4 is for song duly with love returns. Here the poet is comparing the rain with the song. जैसे कि song अपने origin से originate होकर के ड्यूली विद लव रिटर्न, यानी कि जिसने भी इसको क्रिएट किया है उसको डेफिनेटली उस बात पर खुशी होगी, उस पर प्राउड होगा, तो वो डेफिनेटली उस चीज से प्यार करेगा. अ सिंगर लव्स हिज सॉन्ग. तो ड्यूली विद लव रिटर्न्स यानी कि वापस घूम फिर करके वो उसी तक पहुंच जाता है. इन द सेम वे अर्थ से ओरिजिनेट होकर के रेन वापस अर्थ पर आ जाता है और उसको बहुत सारी खुशियां देने के लिए, उसको प्योर करने के लिए, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए. एंड सो द अर्थ लव्स द रेन. इज इट क्लियर? सो इन द नोटबुक यू हैव टू डू फर्स्ट पार्ट के 6 क्वेश्चंस. लिस्ट द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स तक. ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. And in the next class we will start this lesson number 5. तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं. उसके अलावा ये लेसन की आप लोग रीडिंग पहले से लगा करके आएंगे क्लास में, ताकि जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन करके उस वक्त पूछ सके. इज इट क्लियर? अब समझ में आ गया या अभी भी कोई डाउट बाकी है? योगेश, ट्राई टू बी इन टाइम ताकि आपको पता रहे कौन सा लेसन पढ़ाया जा रहा है और उसको आप समझ भी सकें. Is it clear? And second thing, ग्रामर में अभी आपके 4 टॉपिक्स हैं. डिटरमाइनर्स हैं, मॉडल्स हैं, टेंसेस हैं और क्लॉजेस हैं. जैसा कि मैंने देखा है, और जो पासबुक मेरे ख्याल से आप लोगों की आ गई है मार्केट में, तो उसको आप ले लो, बिकॉज ग्रामर जो है वो उसी में से की जाएगी. चैप्टर 4 में तोशी, चैप्टर 4 में आपको अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट और टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट दोनों करने हैं. 2 क्वेश्चन उसके और 2 क्वेश्चन इसके. इज इट क्लियर?